जुपिटर यानी कि बृहस्पति सूर्यमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन वैज्ञानिक इस ग्रह से ज्यादा उसके चांद में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि वहां पर इंसानों के बसने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सिर्फ इसके ही चांद नहीं, बल्कि शनि के चांद टाइटन पर भी ऐसी कंडीशन मौजूद हो सकती है जिसमें इंसान अपनी बस्तियां बसा पाएं। वैज्ञानिक कोई ना कोई स्पेसक्राफ्ट इन ग्रहों के एरिया में भेजते रहते हैं ताकि इन ग्रहों के बारे में कुछ जानकारी मिले, साथ ही में उनके चांद के बारे में भी हमें और ज्यादा जानने को मिले। ऐसे ही एक अंतरिक्ष यान को 2011 में बृहस्पति ग्रह का चक्कर लगाने के लिए और उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए भेजा गया था। उसका नाम था जूनो। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि बृहस्पति वह ग्रह है जिसके पास हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा चांद मौजूद है। उसका नाम है गैनीमेड, और इस चांद को सबसे पहले 400 साल पहले गैलीलियो गैलीली नाम के मशहूर खगोल शास्त्री यानी कि एस्ट्रोनॉमर ने खुद के बनाए टेलीस्कोप से ढूंढा था। सिर्फ इसी चांद को नहीं, बल्कि उन्होंने 3 और चांद ढूंढे थे जो रात के समय आसमान में छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में दिखाई देते थे। बाकी के 3 चांदों का नाम था आयो, कैलिस्टो और यूरोपा। दरअसल 2020 में जब जूनो बृहस्पति ग्रह के ध्रुव से गुजर रहा था तो उसने कुछ FM रेडियो सिग्नल को रिकॉर्ड किया था, और इसी सिग्नल के बारे में हम आज आपको वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बृहस्पति ग्रह के कितने चांद हैं? हमें कमेंट करके बताएं। अगर नहीं पता तो नो लिखें। लास्ट वीडियो में हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि मंगल ग्रह पर मौजूद सबसे बड़े ज्वालामुखी का नाम क्या है और उसकी हाइट कितनी है। तो उसका नाम है ओलंपस मॉन्स और उसकी हाइट है 22 किलोमीटर। चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। जूनो स्पेसक्राफ्ट को 5 अगस्त 2011 को लॉन्च किया गया था और यह जुपिटर के ऑर्बिट में जुलाई 2016 में पहुंचा था। इसका मेन मिशन 2021 की जुलाई में खत्म हो जाएगा, लेकिन वैज्ञानिकों ने जुपिटर ग्रह के 42 और चक्कर लेने का निर्णय लिया है। जब जूनो बृहस्पति ग्रह के ध्रुव के आसपास था तब उसने बृहस्पति के सबसे बड़े चांद से आता हुआ एक रेडियो सिग्नल रिकॉर्ड किया। नासा के वैज्ञानिकों ने बताया कि इसे एलियन से जोड़ना पूरी तरह से गलत है, क्योंकि यह सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आया है। गैनीमेड चांद की सतह बहुत ही ज्यादा ठंडी है और इसका तापमान -121 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है। इस चांद का एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल बहुत ही ज्यादा पतला है, और गैलीलियो नाम के एक स्पेसक्राफ्ट ने तो इस बात की भी खोज की थी कि इसी पतले वायुमंडल की लेयर के नीचे भारी मात्रा में हाइड्रोजन मौजूद है। अनुमान तो ऐसा भी लगाया जाता है कि सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसकी सतह पर सॉलिड ऑक्सीजन भी मौजूद हो सकती है, जो इतने कम तापमान होने की वजह से जम गई होगी। इस ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ही हो सकती है जितनी कि हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद है। आपको पता होगा कि हाइड्रोजन हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सबसे हल्का एलिमेंट और सबसे हल्की गैस है। इसी कारण गैनीमेड की सतह पर मौजूद हाइड्रोजन हवा में तैरने लगती है और इसके पतले वायुमंडल से बाहर निकल जाती है, जिससे सिर्फ ऑक्सीजन ही वहां पर रह जाती है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि इस चांद पर समुद्र भी मौजूद हो सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से बर्फ के फॉर्म में होंगे। इस चांद पर जीवन आसानी से पनप सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जैसे जरूरी एलिमेंट अच्छी मात्रा में मौजूद हैं। आपको बता दें कि अगर गैनीमेड बृहस्पति ग्रह का चक्कर नहीं लगा रहा होता तो आज यह खुद ही एक प्लैनेट होता, क्योंकि यह मरक्यूरी ग्रह से भी बड़ा है। खैर, ये तो बात हुई बृहस्पति के पहले चांद की। इसके अलावा भी वैज्ञानिक जिस चांद में रुचि रखते हैं उसका नाम है यूरोपा। यह हमारे सौरमंडल में मौजूद 6ठा सबसे बड़ा चांद है, लेकिन गैलीलियो द्वारा ढूंढे गए 4 चांदों में यह सबसे छोटा है। यह हमारी पृथ्वी से 629 मिलियन किलोमीटर दूर है। जैसे कि गैनीमेड में था, वैसे ही यह भी चांद पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है और इसका रंग सफेद और हल्के से भूरे रंग में है। इसकी ऊपरी सतह 3 से लेकर 30 किलोमीटर गहरी हो सकती है और यह पूरी तरह से बर्फ से बनी हुई है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इसकी सतह के नीचे एक बहुत बड़ा समुद्र हो सकता है जो पूरी तरह से खारे पानी का बना होगा और यह हमारी पृथ्वी पर मौजूद सारे समुद्रों का दोगुना होगा।
वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि जिस तरह से हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत समुद्र से हुई थी, वैसा ही यहाँ पर भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर पहले ही जीवन की शुरुआत समुद्र में हो चुकी हो। यहाँ पर रहने वाले जीव बैक्टीरियाज हो सकते हैं। लेकिन अगर बैक्टीरिया भी हमें पृथ्वी के अलावा कहीं और मिलते हैं तो ये बहुत बड़ी खोज होगी, क्योंकि वही बैक्टीरिया आगे विकसित होकर बहुत जटिल जानवरों में बदल सकते हैं, जैसे हम इंसान। बृहस्पति के सभी चांद इतने ज्यादा ठंडे इसलिए हैं क्योंकि यह सूर्य से बहुत अधिक दूरी पर मौजूद है। किसी भी तारे के आसपास एक ऐसा एरिया होता है जहां पर जीवन पनपने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं, और उस एरिया को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है गोल्डीलॉक्स जोन। इस एरिया में ना तो तापमान इतना ज्यादा गर्म होता है कि जीव जल जाए, और ना ही इतना ज्यादा ठंडा होता है कि जीव जम जाए। यूरोपा का तापमान -162 डिग्री सेल्सियस है, जो जीवन पनपने के लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन कई ऐसे बैक्टीरिया मौजूद हो सकते हैं जिन्होंने अपने आप को इस कंडीशन में ढाल लिया हो और यूरोपा की सतह के नीचे मौजूद समुद्र में रह रहे हों। जब गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट इस चांद के ऊपर से 1990 के दशक में गुजरा था, तो उसने यहाँ पर मौजूद समुद्रों के रहस्यों से पर्दा उठाया था। वैज्ञानिकों को तब यह बात पता चली थी कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर मौजूद समुद्र पूरी तरह से बर्फ में भी जम चुका हो। ऐसा भी हो सकता है कि वह कई जगह लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो। दरअसल बृहस्पति ग्रह यूरोपा के ऊपर टाइडल फोर्स भी लगाता है, जिससे यह पानी लिक्विड रूप में मौजूद हो सकता है। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि टाइडल फोर्स एक ऐसे फोर्स को कहते हैं जो ग्रह और चांद एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं। आप अगर समुद्र से जुड़े एरिया में रहते हैं तो आपको पता होगा कि हाई टाइड और लो टाइड नाम की एक चीज होती है। जब हाई टाइड होती है तब समुद्र की लहरें थोड़ी सी ऊपर आने लगती हैं, क्योंकि समुद्र के पानी का लेवल बढ़ जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चांद समुद्रों को अपनी तरफ हल्का सा खींचता है, जिससे वह थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं और पानी का लेवल बढ़ जाता है। इसी फोर्स को कहा जाता है टाइडल फोर्स। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसी फोर्स की वजह से यूरोपा के अंदर हीट भी जनरेट हो सकती है, जो इनडायरेक्टली पानी को पिघलाने में मदद करती होगी। यूरोपा पर टार्डिग्रेड्स जैसे जीव मौजूद हो सकते हैं, जिनको मारना ही एक युद्ध जीतने के बराबर है। यह जीव ठंडे से ठंडे और गर्म से गर्म वातावरण में भी अपने आप को जीवित रख लेते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्हें तो अगर खुले अंतरिक्ष में भी बिना ऑक्सीजन के छोड़ दिया जाए तब भी यह जीवित रहते हैं। और यह सब एक्सपेरिमेंट द्वारा असल जिंदगी में प्रूव किया जा चुका है। ऐसे ही कई जीव यूरोपा के उन समुद्रों में भी मौजूद हो सकते हैं। 2014 से 2016 तक वह साल थे जिससे यह बात पता चली कि यूरोपा पर लिक्विड ओशन भी हो सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक बार तो हबल टेलीस्कोप ने यूरोपा के साउथ पोल से 62 मील ऊपर तक जाते हुए गीजर्स की भी तस्वीरें ली थीं। यहाँ पर जीवन मौजूद होने की इतनी ज्यादा चांस है कि नासा ने इसके लिए एक डेडिकेटेड स्पेसक्राफ्ट बनाना भी शुरू कर दिया है, जो 2025 में लॉन्च किया जाएगा। इसका नाम होगा यूरोपा क्लिपर, जो यूरोपा का 40 से 45 बार चक्कर लगाएगा और उस पर मौजूद समुद्रों और उसकी सतह के बारे में जानकारी भेजेगा। इसी मिशन के बाद यह आसानी से कहा जा सकेगा कि यूरोपा पर जीवन मौजूद है या नहीं, और मौजूद हो सकता है या नहीं। इसके बाद आता है बृहस्पति का दूसरा चांद, जिसका नाम है कैलिस्टो। इसकी खोज 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई थी और यह बृहस्पति ग्रह का दूसरा सबसे बड़ा चांद है। सौरमंडल के सबसे बड़े चांदों में इसका नाम तीसरे नंबर पर आता है। यह हमारी पृथ्वी से 629 मिलियन किलोमीटर दूर है। यह चांद पूरी तरह से बर्फ, सिलिकेट और कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी मौजूद हैं, यानी कुछ ऐसे कंपाउंड जिससे जीवन पनप सकता है। कैलिस्टो हमारे सूर्यमंडल के पहले ग्रह यानी मरक्यूरी के साइज का है और वैज्ञानिक यह मानते हैं कि इसकी भी बर्फ से ढकी सतह के नीचे समुद्र मौजूद हो सकता है। कैलिस्टो की सतह का तापमान -139 डिग्री सेल्सियस है, जो इसके बाकी दो चांद से तो कम है, लेकिन इंसानों के हिसाब से काफी ज्यादा। कैलिस्टो हमारे सौरमंडल का सबसे ज्यादा चोटिल ऑब्जेक्ट है और इस पर
पहले बहुत ज्यादा पत्थरों की बारिश हुई है, जिससे इसकी सतह पर कई सारे निशान भी पड़े हैं। इससे यह बात पता चलती है कि अगर यहाँ पर कभी कोई जीव रहते भी होंगे तो वह अब पूरी तरह से नष्ट हो चुके होंगे, या बचे भी होंगे तो बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया के रूप में ही बचे होंगे। इस पर भी जीवन की खोज करने के लिए नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी आपस में मिलकर काम कर रहे हैं और एक ऐसे प्रोब को बना रहे हैं जिसे 2022 में लॉन्च किया जाएगा। इसका नाम होगा जूस, जिसका फुल फॉर्म होगा जुपिटर आइसी मून एक्सप्लोरर। इसे कैलिस्टो तक पहुंचने में ही 7 साल का समय लगेगा और यह वहां पर 2029 के बाद अपनी रिसर्च को चालू करेगा। यह सिर्फ कैलिस्टो के लिए ही नहीं बल्कि यूरोपा और गैनीमेड के लिए भी भेजा जाएगा और वहां पर भी यह पता लगाएगा कि सतह पर या सतह के नीचे जीवन मौजूद है या नहीं। हमारे सूर्यमंडल में ग्रहों से ज्यादा ऐसे चांद मौजूद हैं जहां पर जीवन पनपने की संभावनाएं हैं। अगर बृहस्पति के चांद से हटकर बात करें तो शनि के पास भी 2 ऐसे बहुत अच्छे चांद हैं जिन पर रिसर्च चल रही है और ऐसा माना जाता है कि वहां पर भी जीवन मौजूद हो सकता है। पहले चांद का नाम है टाइटन, जो एक ग्रीक भगवान के नाम पर रखा गया है। इस पर हाइड्रोकार्बन बहुत भारी मात्रा में मौजूद है और यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बहुत सारे हैं। यह अपनी मीथेन से बनी हुई चीजों के लिए जाना जाता है और वैज्ञानिकों का कहना है कि मंगल के बाद यही वह पिंड होगा जिस पर इंसान अपनी बस्तियां बसाएंगे। इसके दूसरे चांद का नाम है एनसेलेडस, जो बहुत भारी मात्रा में बर्फ से ढका हुआ है। नासा यहाँ पर एक प्रोब भी भेजने वाला है जिसका नाम होगा ऑर्बलैंडर और यह शनि के चांद की परिक्रमा करते हुए उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। पहले भी कैसनी नाम का एक स्पेसक्राफ्ट शनि के चक्कर लगा चुका है और साथ ही में उसके चांद की भी कुछ जानकारी हमें दे चुका है। इसी जानकारी से हमें यह पता चला था कि एनसेलेडस के नीचे भी एक बहुत बड़ा समुद्र मौजूद है जिसमें किसी भी और समुद्र से ज्यादा जीवन पनपने के आसार हैं। खैर, एक अच्छे ग्रह को ढूंढने के लिए हम इंसान इतने प्रयास कर रहे हैं तो ये प्रयास बेकार तो बिल्कुल नहीं जाएंगे और एक ना एक दिन हमें ऐसा ग्रह या चांद जरूर मिलेगा जहां पर हम इंसान अपनी पृथ्वी छोड़कर जा पाएंगे। दोस्तों, हमने आपको इतने सारे चांद के बारे में बताया। आपको क्या लगता है कि सौरमंडल के किस चांद पर सबसे ज्यादा जीवन पनपने के आसार हैं, या फिर वो कौन सा चांद है जिस पर इंसान अपना घर बना सकते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।